Hello students, welcome to my channel. Today I am going to discuss about the organophosphorus poisoning and their clinical symptoms and management. तो students, what is organophosphorus compounds? ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? सो द ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स आर द केमिकल एजेंट्स इन वाइड स्प्रेड यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड, मेनली इन एग्रीकल्चर. ये वो कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट्स जो क्या है कि मेनली हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इनको यूज़ करती है, एग्रीकल्चर फील्ड इन्हें यूज़ करता है, क्योंकि ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, एज अ इंसेक्टिसाइड्स यूज होते हैं, एज अ हर्बिसाइड्स यूज होते हैं. और ये जो कंपाउंड्स आपके हैं, द कंपाउंड्स लाइक ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स, ये क्या करते हैं कि एनिमल इंसेक्टिसाइड्स की तरह भी यूज़ किए जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, ये जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स होते हैं वो क्या है, एक तरह के डेंजरस कंपाउंड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं कि इंसेक्टिसाइड्स यानी इंसेक्ट्स को किल करने के लिए, फंगस को किल करने के लिए, एनिमल्स के ऊपर जो इंसेक्ट्स आ जाते हैं उनको किल करने के लिए ये कंपाउंड्स यूज होते हैं. तो ये पॉइजनिंग कैसे क्रिएट करते हैं? ये पॉइजनिंग ऐसे होता है, क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या है कि इनको हमारे गवर्नमेंट ने ऐसे कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं बनाए हैं फॉर द सेल ऑफ दिस कंपाउंड्स. देयर आर नो रूल्स एंड रेगुलेशन. तो क्या होता है कि ये हमें ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं एज अ OTC. तो ये क्या होता है कि हमें ये सबसे ज़्यादा डेंजरस कंपाउंड्स होते हैं और इनके लिए कोई ऐसे एज सच रूल रेगुलेशन नहीं बना हुआ है. जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे शेड्यूल्स हैं ड्रग के जिनके लिए रूल और रेगुलेशंस बने होते हैं, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलती हैं. बट ये जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स हैं ये ईजिली एज अ ओवर द काउंटर मिल जाते हैं. और ये क्या है कि मेजर कॉज होते हैं मॉर्बिडिटी के एंड मोर्टेलिटी के. ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिजीज़ कॉज करते हैं. मॉर्बिडिटी यानी कि डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, एंड मोर्टिलिटी ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स की वजह से बहुत ज़्यादा डेथ भी होती है. इनके कांटेक्ट में वो लोग आते हैं जो लोग एज अ फार्मर, मतलब जो खेत में काम कर रहे हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, एज अ इंसेक्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर फील्ड से बिलोंग करते हैं, वो क्या करते हैं, इनके कांटेक्ट में आते हैं और उनको क्या होता है, इनडायरेक्टली पॉइजनिंग हो जाती है ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड से. और डायरेक्टली पॉइजनिंग वो लोग करते हैं जो कि सुसाइड करना चाहते हैं या फिर ऐसा कुछ है, तो वो लोग डायरेक्टली इसको ईजीली मतलब ईजी समझते हैं इसको लेना, क्योंकि क्या है कि ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिल रहा है, विदाउट एनी रूल रेगुलेशन ये सेल होती है, तो इनको लेना आसान होता है. तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट इनके बारे में कि ये ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनकी पॉइजनिंग क्या होती है, सिम्टम्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स के अंदर कौन कौन से आपके केमिकल्स आते हैं. तो यहाँ पे एक बात मैं बताना आपको और चाहूँगी कि ये एज ए नर्व एजेंट भी यूज होते हैं. नर्व एजेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जो क्या करते हैं कि नर्व इम्पल्स जो ट्रांसमिट होते हैं उनके ट्रांसमिशन को डिस्टर्ब कर देते हैं ये एजेंट्स. तो ये क्या है कि एक तरह से वार में भी, युद्ध में भी यूज किए जाते हैं ये एजेंट्स एज अ गैस. सेरीन गैस का नाम सुना होगा आपने. ये सेरीन गैस क्या होती है, एक तरह के ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड से. ये क्या कर रही है कि जो आपके नर्व इम्पल्स होते हैं उनको क्या करती है, उनके ट्रांसमिशन को डिस्टर्ब कर देती है, ठीक है. जो आपके एसिटाइल कोलिन से रिलेटेड जो आपके जो भी पैथोफिजियोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं उनको ये इंक्रीज कर देती है. तो जिससे क्या है कि एक तरह से ये पॉइजनिंग कॉज करती है, एज अ नर्व एजेंट यूज होती है इन द वॉर. So the organophosphorus compounds are chemical agent in widespread use throughout the world, mainly in the agriculture field. ये जब सबसे ज़्यादा agriculture field में यूज किए जाते हैं. They are also used in as a nerve agent in the chemical warfare. Warfare यानी involved anything involved in the war में जो भी involve हो रहा है, and as a therapeutic agent such as a ecothiopate यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द ग्लोकोमा. ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स क्या हैं, वो केमिकल एजेंट्स हैं जो कि मेनली एग्रीकल्चरल फील्ड में यूज़ किए जा रहे हैं. दे आर ऑल्सो यूज एज अ नर्व एजेंट यानी दोज एजेंट विच डिस्टर्ब द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्सेस. तो जो वॉर में क्या है, एज अ केमिकल यूज़ की जाते हैं. गैस आपने सुना होगा नाम, सेरिन गैस, जो क्या करती होती है, वॉर में यूज़ की जाती है, एज अ नर्व एजेंट यूज़ की जाती है. ये क्या करती हैं कि नर्व ट्रांसमिशन, नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन को डिस्टर्ब करती हैं. एसिटाइल कोलिन के सिक्रेशन को बढ़ा देती हैं बॉडी में. तो एसिटाइल कोलिन से क्या होता है कि मस्करिनिक एंड निकोटिनिक सिम्टम्स आने लगते हैं जो भी पीपल इसे सफ़र करता है. एंड ये क्या है कि एज अ थेरेपेटिक एजेंट्स भी यूज़ किए जाते हैं. थेरेपेटिक एजेंट्स लाइक इकोथायोपेट क्या है, आपकी एक ड्रग है जो कि ग्लोकोमा के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है.
The next point is the classifications of the organophosphorus compounds. They are classified according to their toxicity and clinical uses. So the first category of the organophosphorus compounds is the highly toxic organophosphates. इसमें वो drugs आ रही हैं, वो organophosphorus compounds आ रहे हैं जो कि as a agriculture insecticides use होते हैं. Like these are mainly used as the agriculture insecticides. Examples are the tetraethyl pyrophosphates and parathion. Student, the second one is the intermediately toxic organophosphates. ये क्या होते हैं? एज ए एनिमल इंसेक्टिसाइड्स यूज होते हैं. ये बात आती है लास्ट कैटेगरी इज़ द लो टॉक्सिक ऑर्गेनोफॉस्फेट्स. लो टॉक्सिक ऑर्गेनोफॉस्फेट्स दीज आर यूज फॉर द हाउस होल्ड एप्लीकेशंस. लाइक आपके घर में भी होगा, आप लोग यूज़ करते हैं मॉर्टिन के जो स्प्रे आते हैं वो क्या है, वो उसमें भी ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स होते हैं. एंड एज अ फील्ड स्प्रे ये क्या होते हैं? लो टॉक्सिक ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं. द एग्जांपल इज द डायाजिनॉन, मैलाथियन एंड द डाइक्लोरवॉस. सो स्टूडेंट्स, ये थे आपके क्लासिफिकेशंस ऑफ द ऑर्गेनोफॉस्फेट्स और ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स. So the symptoms depends on the route of entry, that is ingestion, inhalation and eye route. ये क्या है कि जो आपकी एंट्री होती है पॉइजन की, उस पर डिपेंड करता है सिम्टम्स आपका ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के. तो क्या है कि ये क्या होते हैं, माइल्ड टू मॉडरेट हो सकते हैं सिम्टम्स. माइल्ड सिम्टम्स में आपके आते हैं स्मॉल और पिन पॉइंट प्यूपल्स, यानी कि प्यूपल्स क्या है, एक जगह पे फिक्स हो जा रही हैं. सेकंड इज़ द पेनफुल ब्लड विजन. थर्ड इज़ द रनी नोज एंड आइज, जिसमें क्या होता है आंखों से और नाक से पानी आने लगता है. एक्सेस सलाइवेशन. नेक्स्ट इज़ आइज लुकिंग ग्लासी. फिक्स स्टेयर, यानी जो आपका देखना होता है वो फिक्स हो जाता है. आइज जो होती हैं वो वाइड हो जाती हैं. हेडेक, नोजिया, माइल्ड मसल वीकनेस, लोकलाइज मसल्स ट्विचिंग, जर्किंग होती है बॉडी में, एंड माइल्ड एजिटेशन. तो ये सारे आपके क्या थे, माइल्ड सिम्टम्स थे ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के. So the moderate symptoms are the pinpoint pupils, conjunctival injections, dizziness, disorientations, body क्या होती है, बैलेंस नहीं हो पाती है, coughing, wheezing and sneezing, drooling जो कि unintentional excessive salivation होता है, excessive mucus at the back of the nose and throat, आपका ये भी symptoms होते हैं. breathing difficulty होती है, muscles weakness होती है, muscle fatigue होता है, vomiting, diarrhea and urination क्या होता है, increase जाता है. तो ये सारे आपके क्या होते हैं, मॉडरेट सिम्टम्स होते हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के. So students, the severe symptoms of the organophosphorus poisoning is the pinpoint pupils, confusions and agitations, convulsion होता है, सीजर के symptoms आते हैं, copious excessive secretions होता है. copious का मतलब होता है abundant, cardiac arrhythmia हो सकता है, collapses के chances होते हैं. और लास्ट में क्या होता है कि अगर बहुत ही ज़्यादा हैवी अमाउंट में आपने ऑर्गेनोफॉस्फोरस ले लिया है तो वो पेशेंट कोमा में पहुँच सकता है एंड उसकी डेथ भी हो सकती है. So the next point according to your syllabus is the management of organophosphorus पॉइजनिंग. यानी कि अगर किसी को ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग हो गई है तो आप उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उसको ट्रीट कैसे करेंगे. सो द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग डिपेंड्स ऑन इट्स सीवियरिटी. यानी कि वो इस पे डिपेंड करता है, मैनेजमेंट इस बात पे डिपेंड करता है कि पेशेंट किस कंडीशन में है. ये अगर उसको माइल्ड ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग हुई है तो उसको क्या है कि आप सिंपल रिसोसिएशन कर सकते हैं, या फिर आप उसको पेशेंट को उस एक्सपोजर से हटा सकते हैं जो भी उसको पॉइजनिंग हुई है. मतलब आप उसे क्या एयरवेज मेंटेन कर सकते हैं. ठीक है, तो ये नॉर्मल जो मैनेजमेंट प्रोसेस होते हैं जो कि मैंने आपको पॉइजनिंग इससे पहले के वीडियोज में बताए थे, तो वो नॉर्मल मैनेजमेंट प्रोसेस होते हैं. माइल्ड केसेस में आप वो मैनेजमेंट प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट में आता है कि सीवियर केसेस. सीवियर केसेस में क्या होता है कि हमें प्रॉपर क्या होता है, कंडीशन भी मेंटेन करनी होती है और साथ में क्या है कि हमें एंटीडोट भी प्रोवाइड करने पड़ते हैं. तो अभी आपको पता है कि ये जो पॉइजनिंग है वो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग है, यानी कि आप यहाँ पे क्या है कि एक स्पेसिफिक एंटीडोट प्रोवाइड कर सकते हो.
तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि सीवियर केसेस, माइल्ड केसेस में तो आप नॉर्मली क्या है कि उसको एक्सपोजर को हटाएंगे, और अगर आपको लगता है तो आप माइल्ड एंटीडोट भी यूज़ कर सकते हैं माइल्ड केस में। लेकिन इन द केस ऑफ जब आपको क्या है कि सीवियर टॉक्सिसिटी है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग सीवियर केस में है, तो आपको रिसोसिएशन करना पड़ता है पेशेंट को। यानी कि क्या होता है रिसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि हमें रिवाइव करना पड़ता है पेशेंट को फ्रॉम द अनकॉन्शियसनेस। आर्टिफिशियल वेंटिलेशन भी प्रोवाइड करना पड़ता है, और साथ में हाई डोज ऑफ द एंटीडोट देने पड़ते हैं पेशेंट को रिकवर करने के लिए फ्रॉम द ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। So in the severe cases, the management of organophosphorus poisoning is done by the resuscitation, artificial ventilation and the high dose of the antidote. एंटीडोट पे हम अब आते हैं कि क्योंकि ये दो जो रेसिस्ट्रेशन एंड आर्टिफिशियल वेंटिलेशन है, इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको डिस्कस कर दिया है। तो अभी हम आते हैं एंटीडोट पे। एंटीडोट यहाँ पे ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग है। तो एंटीडोट डिस्कस करने से पहले मैं एक बार इसका मैकेनिज्म ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी कि जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स होते हैं ये क्या करते हैं कि एसिटाइल कोलिनेस्टरेज जो एंजाइम होते हैं उसके सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि एसिटाइल कोलिन का सिक्रेशन बढ़ जाता है बॉडी में। और आपको पता है कि इस एसिटाइल कोलिन के 2 रिसेप्टार्स होते हैं, निकोटिनिक एंड मस्करेनिक। तो ज़्यादा से ज़्यादा एसिटाइल कोलिन बनने लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टार्स पे बाइंड होने लगते हैं। फिर उससे क्या है, उनसे रिलेटेड सिम्टम्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होने लगते हैं। पॉइंट इज़ द एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। वो कौन से एंटीडोट हैं जो कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में यूज हो रहे हैं? तो फर्स्ट एंटीडोट इज़ द एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है। सो इट इज़ अ कम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ द मस्कैनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टार्स। ये क्या करती है कि एसिटाइल कोलिन की बाइंडिंग को क्या करेगी, इनहिबिट करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो कोलिनर्जिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो कि सिम्टम्स मैंने आपको बताए थे, वो इफेक्ट्स क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, डिमिनिश हो जाएंगे। सो द एट्रोपिन इज कंसिडर्ड द मोस्ट एक्सेप्टेबल एंड वाइडली यूज ट्रीटमेंट फॉर द ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। ये क्या होती है, मेन एंटीडोट है फॉर द ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। So the next drug used as an antidote for the organophosphorus poisoning is the oxime. The derivative of oxime is the prolidoxime, has been used in the management of organophosphorus poisoning in the addition to atropine. ये जो prolidoxime है ये oxime derivative होता है और ये मैनेजमेंट में यूज होता है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के मैनेजमेंट में यूज होता है, जिसको हम एट्रोपिन के साथ देते हैं, जिससे क्या होता है कि ये कोलिनर्जिक सिम्टम्स को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट एंटीडोट इज़ द बेंजोडाइजेपिन्स। बेंजोडाइजेपिन्स आपको पता है कि ये क्या करती हैं कि रेस्टलेसनेस, एंजाइटी या सीजर्स में यूज होती हैं ये ड्रग। ये क्या करती हैं, बॉडी को काम करती हैं, ठीक है। तो ये तो आपको पता है कि पॉइजनिंग के केस में क्या है कि बॉडी को काम करने की या एंजाइटी को रिड्यूस करने की ज़रूरत होती है, तो हम साथ में एट्रोपिन के साथ बेंजोडाइजेपिन्स भी दे सकते हैं। एंड लास्ट वन इज़ द मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट भी यूज़ किया जाता है टू ब्लॉक द कैल्शियम चैनल। जब कैल्शियम चैनल ब्लॉक होता है तो एसिटाइल कोलिन का रिलीज भी डिक्रीज होता है। अगर आपने रिसेप्टर पढ़ा होगा तो आपको ये बहुत ही अच्छे से पता होगा। सो द मैग्नीशियम सल्फेट ब्लॉक्स द कैल्शियम चैनल्स एंड दस रिड्यूसेस द एसिटाइल कोलिन रिलीज। सो स्टूडेंट ये क्या था आज का टॉपिक आपका था ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के क्लिनिकल सिम्टम्स एंड द मैनेजमेंट, जो कि मैंने आपको डिस्कस किए यहाँ पे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक ज़रूर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।